अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो कल हमने क्लास के अंदर एसाइलेशन तक बात की थी और यहाँ पर हमने टॉपिक को रोका था जिसका नाम था मिथाइल फिनाइल कीटोन। यहाँ मैंने एक एग्जांपल और दी है ताकि आप बात को समझ सकें कि अगर आप प्रोपेनॉइल ग्रुप लगाएं, ठीक है, और ऑब्वियसली प्रोपेनॉइल ग्रुप जो है आपके पास प्रोपेनॉइल क्लोराइड से आएगा, यानी कि आप क्या कर रहे होंगे कि आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH होगा प्रोपेनोइक एसिड, जिसको आप रिएक्ट करेंगे PCl5 से, जिससे वो बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, यानी कि प्रोपेनॉइल क्लोराइड। और उसका जो ये प्रोपेनॉइल ग्रुप है पॉजिटिव, ये ग्रुप जब आप बेंजीन से रिएक्ट करवाएंगे तो इस तरह जाके अटैच हो जाएगा। उसका अगर नाम आप देखें तो अगेन ये कार्बन जो है, ये वाली कार्बन, दिस कार्बन बिकम्स पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, इसलिए वो इस नाम में आ जाती है। इट रिमेन्स पार्ट ऑफ द फिनाइल कीटोन, इस पार्ट में रहती है वो, ये रही वो कार्बन, इसको मैंने ग्रीन हाईलाइट किया। बाकी जो पार्ट है वो इथाइल बन जाता है, फिर दिस बिकम्स, क्योंकि दो कार्बन साइड में रह जाती हैं तीन में से, तो नाउ इट इज कॉल्ड इथाइल, फिर इसका नाम हो जाता है इथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल थी जो इन नोट्स में है, कल बोर्ड पे नहीं दी थी मैंने, तो मैंने कहा वो भी कवर कर लूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्दर सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बताएं आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चैट में जरा बताएं, और स्क्रीन नजर क्लियर आ रही है तो मैं आगे प्रोसीड करूं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यह है बेटा कि अगर आप थोड़ा सा नोट करें कि जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब कंप्लीट होती है, तो आपके पास वो जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने इस रिएक्शन को शुरू किया होता है, वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स वो अब रिएक्शन को दोबारा भी इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट नहीं करती, वो मल्टीपल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर सकती है। मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ किस तरह। फर्स्ट करें यहाँ पर साइड में, एक सेकंड जरा, ये हैंग हो रहा है बार बार, नहीं हाँ, हैंग है। चलें यहाँ देखें, फर्स्ट करें आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपके पास बेंजीन रिंग है, और इसके अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, यू हैव टू इलेक्ट्रोफाइल्स इन दिस बीकर। तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले होगी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। इससे इसका फॉर्मूला C6H6 से चेंज होकर इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6H5E, और आपके पास इसमें कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। फर्स्ट करें, मैं यहाँ लगा रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल, और फिर एक इलेक्ट्रोफाइल फिर भी आपके पास बचेगा रिंग इस बीकर में, और ये रिंग उसके ऊपर दोबारा अटैक कर जाएगी बीकर के अंदर, क्योंकि जिस तरह उसने इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया था, दैट वाज ड्यू टू दीज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड में बच जाते हैं तो वो अटैक फिर भी जारी रहेगा, और उससे फिर आपके पास एक सेकंड सब्स्टिट्यूशन सामने आएगी। ठीक है, देयर विल बी अ सेकंड सब्स्टिट्यूशन टेकिंग प्लेस, और सेकंड सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में सेकंड सब्स्टिट्यूशन गोइंग ऑन, और उसके नतीजे में आपके पास
फॉर्मूला हो जाएगा C6H4E2 और फिर फाइनली आपके पास यहाँ पर पहला इलेक्ट्रोफाइल तो लगा हुआ था, दूसरा भी आगे कहीं ना कहीं लगेगा इसमें, फर्स्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक इसके बारे में है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि जब पहला इलेक्ट्रोफाइल लग जाए और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगने जा रहा हो तो उसके बारे में है। तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा कि चैप्टर किस बारे में, आज का टॉपिक? पहले तो यहाँ कंफर्मेशन दे दें सब। ठीक है, अब होता क्या है कि जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल लगता है, ये जो मैंने टेबल कॉपी किया हुआ ना यहाँ बीच में, ये आपके डाटा बुकलेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी डाटा बुकलेट है, इसमें गालिबन टेबल नंबर 9 है शायद। टेबल नंबर 9 जो है वो, उसमें ये दिया हुआ है, इसका नाम है द ओरिएंटेटिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग ग्रुप वाई। इनकमिंग ग्रुप वाई जो है वो आपका सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है, is determined by the nature of the group X already bonded to the ring and not by the nature of the incoming group Y। कह रहे हैं Y किस जगह पे आके लगेगा। अगर आप देखें तो X के बाद उन्होंने 3 जगहें बता दी हैं, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस नंबरिंग को यूं आगे बढ़ा लें, 5 और 6 कह दें, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आप इसको 1 कह रहे हैं, ये आपने क्लॉकवाइज नंबरिंग की है। एक तरीका ये होता है कि अभी आप क्या करें कि इसको सिमेट्रिकल मानते हुए, इधर से सिमेट्रिकल मानते हुए इस साइड को भी 2 बोलें और इस साइड को भी 3 बोलें, यानी कि आपके पास 2 नेबर्स हैं, ये कहलाते हैं 2 नेबरिंग पोजीशंस, ये कहलाती हैं 2 नेबरिंग पोजीशंस, ये आपकी कहलाती हैं 2 नेक्स्ट टू नेबरिंग पोजीशंस, ये नेक्स्ट टू नेबरिंग पोजीशंस कहलाती हैं, और ये आपकी कहलाती है अपोजिट पोजीशन। बेसिकली 3 पोजीशंस होती हैं, एक्स के नेबर्स, एक्स के नेक्स्ट टू नेबर्स और एक्स का अपोजिट। ठीक है, ये 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आप पोजीशंस की कर सकते हैं। तो y इनमें से कहाँ लगने वाला है ये x डिसाइड करेगा, और उसके आपके पास पहले से पोजीशंस ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर x इनमें से कोई ग्रुप हुआ, अगर x इनमें से कोई ग्रुप हुआ इनमें से, तो वो y को अपने बराबर या अपने सामने लगाएगा। 2 का मतलब है बराबर, वो बराबर वाली पोजीशन ये भी हो सकती है, या फिर वो अपने से अपोजिट लगाएगा, 2 पे लगाएगा या तो 4 पे लगाएगा, यानी कि यहाँ लगाएगा या यहाँ लगाएगा या यहाँ लगाएगा, अगर वो इनमें से हुआ। अब मैं रेड कलर से बता रहा हूँ कि अगर x इनमें से हुआ तो वो अपने नेक्स्ट टू नेबर्स पे लगाएगा, यानी कि यहाँ लगाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा आपको? अच्छा, इस बात की एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों होता है इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, एंड यू शुड नॉट indulge or waste your time in learning about this at the moment. Obviously in your personal time, whatever you want to do, you should do it. This is the point, when I teach I can see that there is a curiosity among the students, by aisa kyun ho raha hai, and that's a natural curiosity and you should cater that. I will be not wasting the time for the whole class, because the syllabus focus is not on the reasoning but on the facts only. ठीक है, सो वी शुड स्टिक टू द सिलेबस डिजाइन, हमारा वैसे टाइम कम है। और अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ये चीज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, बस ये इसी तरह दी हुई है सिलेबस में, कुछ भी नहीं, इसको ज्यादा लंबी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर जो पहला ग्रुप लगा हुआ NH2 है, NH2 जो है ना वो ये रहा NH2, तो फिर Y जो है वो या तो 2 पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो इसकी पोजीशन जहां पे फेवर करेगा वो
नेबर्स को फेवर करेगा या अपने अपोजिट पे फेवर करेगा, इनमें से कहीं लग जाएगा। वाई यहाँ लग सकता है। पर अगर जो ग्रुप लगा हुआ वो NO2 हुआ, जैसे कि इस लिस्ट में यहाँ आता है, तो फिर जो इसकी पोजीशंस अवेलेबल होंगी वो ये वाली और ये वाली अवेलेबल होंगी, तो फिर वाई इनमें लगेगा। बस ये बात समझ में आई बेटा सबको? ये क्लियर है सबको? ठीक। इसके बाद आपके पास हैं कुछ साइड चेन रिएक्शंस, कन्वर्जन्स, ये आपको याद करनी है सारी। और आज हम यहाँ तक पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे कि अब हम पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करें ताकि आपको टॉपिक समझ में आए कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो साइड चेन कन्वर्जन्स ये होती हैं कि जो ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लग गए आके, किन रिएक्शंस के जरिए लगे हैं ये बेंजीन रिंग के ऊपर? ये रिएक्शन है आपके नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजनेशन। तो अब उन ग्रुप्स के चेंजेस कि उन ग्रुप्स में हम उन ग्रुप्स को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दें, उन्हें साइड चेन रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होती। मैं आपको पहले कोई आसान साइड चेन कन्वर्जन्स पढ़ा लेता हूँ। सबसे पहले आप नंबर 3 से स्टार्ट करें। नंबर 3 जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। इसमें क्या है कि अगर आप मिथाइल बेंजीन तैयार कर लेते हैं, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि कैसे तैयार होती है मिथाइल बेंजीन, फिर बाद में आप उस मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो आप देखेंगे कि वो क्लोरीन जो है उस साइड चेन में लगे हुए मिथाइल ग्रुप, और इट्स नॉट मिथाइल ग्रुप, अगर आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होता, इथाइल लगा होता, प्रोपाइल लगा होता, सबके साथ ये होता कि वो क्लोरीन उनमें से हाइड्रोजन को हटाकर उसके साथ जाकर लग जाएगी, जैसे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एल्केन्स के होता है। ठीक है, इसे हम एक साइड चेन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी चेंजेस आए वो साइड चेन के अंदर आए। तो रिमेंबर दिस प्रोसेस। दूसरा साइड चेन प्रोसेस है रिडक्शन। अगर आप बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं, वो मैंने कल बनाना सिखाई थी कि कैसे बनाते हैं, तो उस नाइट्रोबेंजीन का जो NO2 ग्रुप है उसमें से O हटा के H लगाया जा सकता है, यानी कि उसको NH2 किया जा सकता है NO2 से। ऑब्वियसली इस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे क्योंकि इट्स द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए जो रिएजेंट्स कंडीशंस आपको चाहिए होती हैं, यू नीड tin NaCl। Sn इज द सिंबल फॉर टिन मेटल। You need tin, you need concentrated HCl, you need to heat it under reflux, and then end में you have to add alkali into it। कोई भी NaOH aqueous कोई भी alkali डालते हैं तो उससे वो नाइट्रोबेंजीन से फिनाइल अमाइन बन जाता है। एंड यू शुड रिमेंबर दिस नेम, जो कि मैं अभी येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नाम है, नया नाम है। रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिलेबस का। इट बिकम्स फिनाइल अमाइन। नीचे क्लोरोमिथाइल बेंजीन का नाम मैंने एम्फेसाइज नहीं किया था, वो इतना ज्यादा सिलेबस में कहीं पूछा नहीं जाता ना कुछ है। ये बहुत मेन कंपाउंड है आपका फिनाइल अमाइन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये दो साइड चेन कन्वर्जन्स क्लियर हैं, तो फिर मैं तीसरे पे जाऊं जो पहला आप नंबर 1 पे। इनके अंदर ना आपने सिर्फ इन्हें याद करना है, आपको इसका कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, कुछ नहीं। सिर्फ आपको अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये इसी तरह बने हुए होंगे, आपको सिर्फ रिएजेंट और कंडीशन लिखने होंगे, तो याद करने वाली बात है। ये जो साइड चेन कन्वर्जन है देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, पर एक्चुअली ना आप इसको पहले इस तरह पढ़ें। मैं आपको बताता हूँ, इसको एक रेड बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पढ़ें आप। वो जो नीचे से एरोज आ रहे हैं ना, वो सारी साइड की कहानी है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ बीच में वो ये है कि अगर आपके पास मिथाइल बेंजीन है तो उसका जो साइड चेन है CH3,
उसको आप CO2H में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उस कार्बन को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया जिसके अंदर ये चेंज आ रहा है। पहले आप लेफ्ट टू राइट पढ़ें जिस तरह मैंने बॉक्स बनाया है। सो इसके लिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और ऑक्सीडेशन करने के लिए मिथाइल बेंजीन की आपको KMnO4 अल्कोहलिक अल्कलाइन KMnO4 चाहिए होता है। हीट अंडर रिफ्लक्स करना पड़ता है और एंड में कोई भी डाइल्यूट एसिड डालना पड़ता है जैसे HCl वगैरह या नाइट्रिक एसिड। उससे आपकी जो साइड चेन है वो CH3 से चेंज होकर CO2H में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको आप बेंजोइक एसिड कहते हैं। और ये भी आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका भी नाम याद रखिएगा, उसका स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, ये भी आगे सिलेबस में बहुत आएगा। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इस बेंजोइक एसिड का जो OH है उसको उसी तरह PCl5 डालकर हटा दें जैसे अभी आप कर रहे थे, ये तो कॉमन रिएक्शन है, तो उससे वो बेंजोइल क्लोराइड बन सकता है, एसाइल क्लोराइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये दो अलग साइड चेन कन्वर्जन है। मतलब आप चाहें तो बेंजोइक एसिड पर रुक जाए, चाहे तो बेंजोइक एसिड का OH को PCl5 से हटा के बेंजोइल क्लोराइड भी बना सकते हैं आगे फर्दर। ये जो नीचे से दो एरोज आ रहे हैं ना, A, B और फिर C, A तो लिखा हुआ है मिथाइल बेंजीन जिसकी कन्वर्जन मैंने आपको बता दी, B लिखा हुआ है इथाइल बेंजीन, C लिखा हुआ है प्रोपाइल बेंजीन, और इन दोनों के एरोज भी बेंजोइक एसिड की तरफ जा रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि अगर हम मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर एक कार्बन लगी हुई है। पर अगर हम इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्योंकि उसके ऊपर दो कार्बन लगी हुई हैं तो वो जो है आपकी कोई दो कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी जो एक्स्ट्रा कार्बन हैं दे बिकम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो जाती है। मैं कलर कोड कर रहा हूँ कि रेड वाली कार्बन के साथ क्या होगा, दे विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। से वो कार्बन चाहे जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप आपके पास लगा हो, जैसे इथाइल बेंजीन में दो कार्बन लगे हुए हैं, प्रोपाइल बेंजीन में तीन कार्बन लगे हुए हैं, तो तीन में से वो कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है जिसको मैंने ग्रीन कलर कोड कर दिया, सिर्फ वो एसिड में कन्वर्ट होता है। लिहाजा हमेशा सिर्फ बेंजोइक एसिड ही बनता है। आप कोई भी अल्काइल ग्रुप सिलेक्ट कर लो, वो जितना भी बड़ा हो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 10 कार्बन, उनमें से बनना बेंजोइक एसिड है, बाकी के 10 में से 9 कार्बन ने कार्बन डाइऑक्साइड बन जाना है। सही है, तो आप किसी भी अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करें, यू विल एंड अप गेटिंग बेंजोइक एसिड ओनली। ये बात मैंने यहाँ लिख दी है। ऑल अल्काइल बेंजीन्स एग्जाम्पल मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन only forms benzoic acid after oxidation with KMnO4. Extra carbon forms carbon dioxide and water. ये अब समझ में आया बेटा आपको सबको? ये क्लियर है तो बता दें जरा। नहीं भाई, बशीर भाई अच्छी बात है, नहीं है, लंबी करो ही नहीं। ठीक है भाई, अब हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सही है, और ये फाइल भी मैं अभी आपको क्लास के एंड में सेंड करता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखें,
एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, इसमें बीच में, बिल्कुल बीच में मिथाइल बेंजीन बनी हुई है, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ कि ये बना हुआ है आपका मिथाइल बेंजीन। उसने मिथाइल बेंजीन बना के आपको दे दी। अब जो लेफ्ट साइड पे एरो जा रहा है, तो अगर आप उसमें नोट करें तो उसमें वो क्लोरीन को लगा रहा है ऑन द रिंग। मैंने मेंशन किया हुआ है कि बच्चे को नोट करना है कि इसको क्लोरीन रिंग पे लग रही है लेफ्ट साइड पे, जिसको प्रोडक्ट ए कह रहे हैं। और राइट साइड में जो रिएक्शन 2 है, जिसको प्रोडक्ट बी कह रहे हैं, उसमें वो क्लोरीन साइड चेन में लग रही है, रिंग के ऊपर नहीं लग रही है। तो इसका मतलब है राइट वाला जो रिएक्शन है वो साइड चेन रिएक्शन है, रिएक्शन 2 जो है वो साइड चेन रिएक्शन है। दिस इज अ साइड चेन रिएक्शन, दिस इज द ऑन द रिंग रिएक्शन। तो रिंग के ऊपर तो कुछ भी लगे, उसका एक ही मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पोजीशन 4 इसलिए सिलेक्ट की हुई है क्योंकि जो CH3 ग्रुप है वो इस उसमें आता है, ये रहा अल्काइल ग्रुप में आता है, ठीक है, 2 4 डायरेक्टर्स में आता है, ये रहा। उसको आप 4 पे पुट कर सकते हैं, इसलिए CH3 की वजह से क्लोरीन को 4 पे पुट करके दिया हुआ है। आपसे पूछा नहीं है ना, आपसे बोला तो इसलिए आप टेंशन लेनी। आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि रिएक्शन 1 कराने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए। तो जैसे तो क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन तो उन्होंने खुद बता दी है, तो उसके साथ आपको AlCl3 चाहिए, जो मैं कल आपको बता रहा था। बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगाने के लिए AlCl3 कैटलिस्ट यूज होता है। और रिएक्शन 2 के लिए तो मैंने अभी आपको बताया क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये समझ में आया बेटा सबको? अच्छा, इसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है, जैसे फिनाइल अमाइन, मैंने आपसे कहा था याद रखिएगा। तो मैंने आपसे फिनाइल अमाइन की प्रिपरेशन पूछ ली है स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। आपको पता है ना कि फिनाइल अमाइन बेंजीन से नहीं बनती डायरेक्टली, नाइट्रोबेंजीन से बनती है। इन्हें पहले फिनाइल अमाइन को कन्वर्ट करना पड़ा होगा इनटू नाइट्रोबेंजीन। ये बच्चे के ध्यान में आ जाना चाहिए कि भाई पहले तो बेंजीन को मैं बनाऊंगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन भाई को मैं बनाऊंगा बाद में फिनाइल अमाइन। ये उसके ध्यान में होना चाहिए बच्चे के प्रोसेस। तो रिएक्शन 1 जो है वो नाइट्रेशन कहलाएगा, और प्रोडक्ट Y जो है वो नाइट्रोबेंजीन होगा। रिएक्शन 2 रिडक्शन कहलाएगा, जो साइड चेन रिएक्शन है, और वो फिर आपका फिनाइलामाइन देगा। तो उसकी कंडीशंस पूछी हैं। नाइट्रेशन की कंडीशन मैंने कल भी बोर्ड पे लिखवाई थी और ऑनलाइन में भी पढ़ाया था कि आपको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड चाहिए होते हैं, और आपको 55 डिग्री सेल्सियस के अंडर रिफ्लक्स करना रखना होता है। रिडक्शन की कंडीशन मैंने आपको अभी बताई थी कि NO2 से NH2 बनाने के लिए 10 और कंसनट्रेटेड HCl और प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स करना होता है। आपसे जो पूछा गया वो बीच वाले बॉक्स में स्ट्रक्चर बनाना है, वो आप बना दें जैसे मैंने रेड कलर से बनाया है। और आपसे रिएक्शन कंडीशंस पूछी हैं, वो आपने फिल करनी है। जैसे बशर आप पूछ रहे थे, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आपसे जो बैकग्राउंड पूछ नहीं रहा ना सिलेबस में, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे उसने कंडीशन पूछी है, वो आप लिखते हैं, मार्क्स गेन करें, आगे बढ़ें। ये समझ में आया सबको? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है कि आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये तो अगर आपने रिएजेंट कंडीशन याद किए हुए होंगे तो आप इस तरह लिख देंगे। इसको जरा गो थ्रू कर लें पार्ट ए को। पार्ट बी में इन्होंने आपसे
मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल पूछा है, पर ये मैकेनिज्म ड्रॉ करने को नहीं आया, इसमें कोई कर्ली एरोज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा है उतना बताना है। तो इन्होंने जो बॉक्स के अंदर वो है उसका पूछा है, और जो ए है उसका पूछा है। अब हम स्टूडेंट कैसे देखेगा, पहली बात पार्ट बी में शुरू ही हो रहा है, नाइट्रेशन और बेंजीन हो रही है, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन करते हुए जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है। उसने पार्ट 1 में पूछा है कि कैटाइन की आइडेंटिटी बताओ, तो या तो नाम लिख दो नाइट्रोनियम आयन, या तो उसको ड्रॉ कर दो NO2 पॉजिटिव। फिर जो बॉक्स बी है उसमें स्ट्रक्चर बना दो। तो कोई कर्ली एरोज जो मैंने बोर्ड पे बनाए थे वो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई आपने मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करना, जितना पूछा उतना बताएं। तो बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसा होगा। इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने NO2 ग्रुप पे ब्रोमीन लगाना है तो कहाँ लगाएंगे। वैसे तो पहले आप NO2 ग्रुप को यहाँ ढूंढें। तो NO2 ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप आपको 3 पोजीशन को फेवर करेगा, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ से ये नॉलेज गेन करने के बाद, डेटा बुकलेट से नॉलेज गेन करने के बाद अपने नोट्स में जाके ब्रोमीन को 3 पोजीशन पे लगा दें। पार्ट 1 तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हैं और क्लोरीन को लगना है, ठीक है। तो अब दोनों की तरफ से ओरिएंटेशन देखें, ठीक है, कि NH2 ग्रुप कहाँ पर है, पहले तो आप वो देख लें कि NH2 ग्रुप जो है वो आपको यहाँ दिखेगा, ये रहा NH2 ग्रुप। और CO2H ग्रुप का है वो ये रहा। तो ये 2 और 4 को अपने नेबर्स और अपोजिट को फेवर करेगा, ये अपने नेक्स्ट टू नेबर्स को फेवर करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। ये ग्रुप अपने नेबर्स को फेवर करेगा, NH2 ग्रुप जो है, और अपने नेक्स्ट टू नेबर को करेगा जिसपे ये ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। जबकि CO2H अपने नेबर्स को नेक्स्ट टू नेबर्स, तो इसके नेबर्स के नेक्स्ट टू नेबर्स तो यही हुआ है ना। CO2H के नेबर्स के नेक्स्ट टू नेबर्स तो यही जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, एक कॉमन पोजीशन आ गई, इन दोनों का कॉमन ग्राउंड है ये। तो इन दोनों में से किसी भी एक जगह आप क्लोरीन लगा दें या दोनों जगह लगा दें, तो इसलिए मैंने दोनों जगह लगा दी है। चाहे तो किसी एक जगह भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं, किसी एक जगह पुट कर दें आप क्लोरीन को, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीन को आप यहाँ पुट कर दें। ये NH2 के लिए नेबर है, ये पोजीशन NH2 की नेबरी पोजीशन है, और CO2H का नेक्स्ट टू नेबर पोजीशन है। ये बात समझ में आई बेटा सबको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में एक पूरा पाथ दिया हुआ है। इसके अंदर जो सिर्फ रिएक्शन नंबर 4 है ना, वो अभी हमने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, बाकी सारे रिएक्शन हमने पढ़े हैं। 1, 2 और 3 हमने पढ़ा है, 4 हमने नहीं पढ़ा अभी। 1 आप सबको पता है कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन रही है, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए कि दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, एक सेकंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड benzene, this compound is called nitrobenzene, this compound is called phenylamine, ठीक है। तो इनकी कन्वर्जन तो अभी हम बार बार पढ़ चुके हैं कि एक नाइट्रेशन है, एक रिडक्शन है। और ये आपको पता है साइड चेन कन्वर्जन है कि ये इथेनोइक एसिड है, दिस वन इज इथेनोइक एसिड, दिस वन इज इथेनॉल क्लोराइड। तो ये इन्होंने आपसे पूछा कि रिएक्शन 1 के लिए क्या चाहिए, रिएक्शन 2 के लिए क्या चाहिए,
इसके मैकेनिज्म को कंप्लीट कर दें, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने को, रिएक्शन 2 की टाइप की रिएक्शन, तो यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। पर ये जो रिएक्शन 5 के बारे में पूछा है, ये पार्ट्स अभी हमने नहीं किए, तो ये नॉट डन येट में आ जाएगा ये पार्ट, ठीक है। बाकी यहाँ तक आप पार्ट सी भी बता देंगे कि ये आपने यहाँ पर जो है ना पार्ट सी में सब्स्टिट्यूशन में PCl5 यूज करेंगे आप। ये पार्ट जरा देख लें आप, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, यहाँ तक सारे पार्ट्स देख लें। चलिए कोई सवाल है नहीं, तो फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आपके पास सारे पार्ट सिलेबस का पार्ट है, और इवन लास्ट पार्ट जो है वो AS से है एक्चुअली, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को लगता है। 1 से लेके 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको जरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। 1 से लेके 3 तक सारी चीजें खुद देखें क्या क्या हो रहा है। 1 से लेके 3 तक में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें, वरना 4 में समझाऊंगा आपको। आई थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है पार्ट 3 तक किसी को। यहाँ पार्ट बी में अगर देखें तो मैकेनिज्म ड्रॉ करने को कहा गया है, क्योंकि ड्रॉ करने को कहा गया तो आप वो पूरा कर्ली एरो से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने कर्ली एरो से ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ करेंगे इसको। पार्ट 4 में आपको समझा देता हूँ। पार्ट 4 में जिस जगह पे मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ उसको फोकस कीजिएगा कि यहाँ से मैंने ग्रुप को पहचाना है, ये ग्रुप एस्टर है, ठीक है, और इतनी कार्बन्स तो ये पहले से लेकर आया है, और ये पार्ट जो है ना ये पार्ट ये लेकर आया है अपना नया, ठीक है। दोबारा से कलर कोड सही से कर लेते हैं इसको, कि ये पार्ट ये पुराना है और ये पार्ट हमें नया दिख रहा है, ये पार्ट हमें नया दिख रहा है, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल लेकर आया है ये, इसका मतलब है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्कोहल इथेनॉल सजेस्ट किया, और ये स्टेरिफिकेशन प्रोसेस है AS का या O लेवल का, एस्टर बना दिया इन्होंने यहाँ पे, एस्टर फंक्शन ग्रुप है।
ये सारे रिएक्शंस पढ़े बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक इन पार्ट्स में? सर क्लियर चौथे है वाले तो? में हो रही है कौन से वाले में? सर, 4 वाले में। और तो साइड चेन कन्वर्जन है ना, COCl बनेगा, CO2H से COCl। ठीक है सर, समझ गया समझ गया। अच्छा भाई, तो विद दिस आपने अपना पहला टॉपिक कंक्लूड कर लिया है, बेंजीन। और हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जब आप कल आएंगे, या मतलब नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे मंडे को, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, फिनोल्स। अब आप बुक से इस टॉपिक को यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, और चाहे तो फिनोल भी पढ़ लीजिएगा। और मैं ये पास से पास ये जो क्वेश्चन है मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है वो रुक जाए, बाकी बच्चे लॉग आउट हो सकते हैं। जी कुछ पूछना है किसी को? मैंने आपको भेज दिए नोट्स। सही है, चलें क्लास आज यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।